हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री, आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री। 2010 में मैंने IIT रुड़की से बीटेक किया था एंड लास्ट 14 ईयर्स से लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है और हज़ारों स्टूडेंट्स को कोटा में ऑफलाइन पढ़ाया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने टॉप रैंक भी अचीव की है और बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो आज टॉप IITs से ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, NITs, बिट्स पिलानी। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। कैसे मैंने सपना देखा था कि आई वुड बी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स इन द नेशन एंड कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और होपिंग दैट इस जर्नी से आपको भी कुछ सीखने को मिले। बहुत सारे लेसन्स इसमें छुपे हुए हैं। शुरुआत हुई थी 2005 से। 2005 में मैंने सपना देखा था IIT जाना, IIT जाना, IIT जाना। हिसार में था मैं, छोटे से शहर में, लेकिन बहुत मक्कारी की मैंने। तैयारी भी करता था लेकिन खूब मक्कारी भी करी। बहुत बार गलतियां करी, ऐसी ऐसी गलतियां। भैया गलतियों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। 2005 में स्क्रीनिंग तो क्लियर हो गया, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, क्वालिफाइंग एग्जाम था, लेकिन मेंस जो था, सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस समय पे, वो क्लियर नहीं हुआ। रिजल्ट देखने गया था मैं अपनी सिस्टर के साथ पापा के ऑफिस में। अपना रोल नंबर एंटर किया, स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, दिस रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट क्वालिफाइड। तो सपना देखा था कई साल से, धुंधला हो गया। विश्वास ही नहीं हुआ। छोटे बच्चे का जब सपना टूटता है ना, तो अंदर से टूट जाता है वो। घर में पहुंचा, पापा मम्मी का चेहरा देख के मैं और उदास हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। रोया मैं, जाते ही अपने कमरे में घुस गया, बेड पे लेट के रोने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पहचान हुई कि गलतियां मुझसे बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी मक्कारियां मैंने की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने खुद से एक ही सवाल पूछा कि यार, ये जो रिग्रेट है ना, ये ज़िंदगी भर रहेगी मुझे, तो मुझे एक चांस तो लेना पड़ेगा। तो शाम तक ही, उसी रात को, रिजल्ट वाले दिन रात तक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे तैयारी करनी है। हिम्मत करके घर वालों से लड़ा झगड़ा। वो बोल रहे थे यहीं पे तैयारी कर, लेकिन मैं लड़ा झगड़ा। मैंने बोला मुझे कोटा जाना है, कुछ भी करके। मैं कोटा गया, फिर फाइनली पहुंचा एज अ ड्रॉपर तैयारी करने के लिए। बंसल क्लासेस, उस समय का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन पूरे देश में। ऑलमोस्ट वहाँ पे अगर बात करें तो लगभग हर दूसरे तीसरे बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो जाता था बंसल क्लासेस से। टेस्ट होता था उसका, और उस टेस्ट में से सिलेक्शन ही कम बच्चों का होता था। मेरा हो गया था बंसल क्लासेस में। फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते, JEE की तैयारी करते करते, हम अपने टीचर्स के बारे में बड़ी बातें करते थे कि यार ये सर जो है ना, ये बड़े स्मार्ट है, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और इतना नाम है, सब बच्चे इनके बारे में इतनी बातें करते हैं। इनका सैलरी के बारे में बड़ा डिस्कशन करते थे कि यार ये टीचर ना सबसे अमीर लगते हैं, ये इस गाड़ी में आते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उनके बारे में बात करते करते कब मैं इंस्पायर हो गया अंदर ही अंदर, कब बीज जो है अंकुरित हो रहा था अंदर टीचिंग के लिए, मतलब उस समय नहीं सोच सकते थे। लेकिन मुझे वो करियर ऑप्शन बड़ा अच्छा लग रहा था उस समय से ही, क्योंकि माइंड की आदत होती है फ्यूचर की चीज़ों को कनेक्ट करने की। तो आई थॉट कि यार ये तो बढ़िया लाइफ है, पढ़ा रहे हो, मज़ा आ रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, नाम भी हो रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में? यही सब तो चाहिए होता है। फिर 2006 की बात है, आई गॉट इनटू IIT रुड़की। प्रभु की कृपा, IIT रुड़की में हो गया। अब वहाँ पे पहले ही साल में मुझे एक सीनियर मिले जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी उन्होंने कॉलेज में, बहुत मस्ती करी थी, बहुत एडवेंचरस थे, खूब कहानियाँ सुनाते थे हमें। उनका CGPA भी 5.4 रह गया था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि उनका सैलरी पैकेज कितना उनको मिला, वो 4th ईयर में थे, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं शॉक्ड रह गया। उनका सैलरी पैकेज बाकी सभी बच्चों से ज़्यादा था, जो बाकी उनके फ्रेंड्स थे उनसे ज़्यादा था। वो कोचिंग इंडस्ट्री में आए थे। तो मुझे इंस्पिरेशन मिल गया कि यार ये बढ़िया है, कॉलेज में मस्ती करो और बाद में मतलब आपकी जॉब भी बढ़िया लग जाएगी, तो ज़िंदगी मस्त है। तो भाई सही में मैंने मान लिया। उनके लिए मैंने कई बार ऐसे भी पेपर्स बनाए, 4 साल के दौरान मैंने पेपर्स बनाए ताकि मुझे कुछ
पैसा मिल जाए, कुछ पॉकेट मनी टाइप से मिल जाए अपने शौक पूरे करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि आईआईटी रुड़की के आसपास बहुत सारे प्लेसेस जाने के लिए अब घर वालों से कितना पैसा मांगूंगा। फिर कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी कुछ बच्चों को। मैंने एक लड़की को पढ़ाया जो एक प्रोफेसर जो है उनकी बेटी थी, फिजिक्स पढ़ाया। आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बट बहुत कम को पता है मैंने फिजिक्स पढ़ाया। तो पढ़ाने का कुछ चलता रहा 4 साल। फिर 4th ईयर आया, शॉर्ट ही नहीं थी कि टीचिंग में जाऊँगा। 4th ईयर में मैंने कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी बैठा और मेरी जो कोर ब्रांच है उसमें प्लेसमेंट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली की एक कोचिंग थी आईआईटी स्टडी सर्कल नाम से, वहाँ पे भी मेरा हो गया। तो फिर मुझे डिसीजन लेना था कि यार टीचिंग में जाऊँ या अपनी कोर ब्रांच में जाऊँ। लेकिन अंदर अंदर मुझे लगा यार कि मुझे टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आएगा, दैट विल बी बेटर। तो फिर मैं दिल्ली आ गया आईआईटी स्टडी सर्कल, जिसका वीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन था। साउथ दिल्ली में आ गया मैं। साउथ दिल्ली में मालवीय नगर में रहने लगा। बड़ी मस्त ज़िंदगी, बहुत ही मस्ती करते थे हम लोग। मैं अपने आईआईटी रुड़की के एक बैचमेट के साथ रहता था, उसके 2 भाई थे, वो भी वहीं रहते थे मालवीय नगर में, और बहुत मस्ती करते थे, बहुत मस्ती, पार्टीज़ करते थे, पढ़ाते भी थे राइट, पढ़ाने का भी चलता था, क्योंकि मेन सपना अगर था वो तो यही था कि भाई टीचिंग में करियर बनाना है। लेकिन वो समय ऐसा होता है कि जब जवानी ऐसे उफान पे होती है तो आपको मस्ती का ही बड़ा सूझ रहा होता है। इसलिए दिल्ली मुझे कोटा से उस मामले में अच्छा लगता था कि यार दिल्ली रहूँगा। फिर वहाँ पे हुआ ऐसा कि वहाँ पे एक बहुत ही सीनियर टीचर पढ़ाते थे आईआईटी स्टडी सर्कल में, और मुझे उनके साथ पढ़ाने का मौका मिला, उनसे सीखने का भी बहुत कुछ मिला। तो वहाँ जो बच्चे थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छा कनेक्शन उनके साथ मेरा बिल्ड हुआ, बहुत मज़ा आया। लेकिन एक डिफरेंस ये था कि जब मैं कोटा पढ़ता था ना तो बच्चों में बड़ा पैशन था आईआईटी के लिए। दिल्ली में क्या था, साउथ दिल्ली में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत रिच फैमिली से आते हैं। तो भैया खुद ही BMW से, ऑडी से, मर्क से आ रहे वो, तो उनको जेई से कोई ज़्यादा लेना देना था नहीं। तो मैं तो पूरा क्लास में पढ़ा रहा हूँ पूरे पैशन से, मतलब जैसे कोटा में पढ़ाया जाता, पूरा जोश में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन भैया वो देख रहे हैं ऐसे, मतलब उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था, मेजॉरिटी का। थे बड़े प्यारे वो बच्चे। तो फिर मुझे समझ में आ गया यार यहाँ तो आई थिंक जो मेरा टैलेंट है या जो मेरे अंदर है चुल पढ़ाने की और ये दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी। फिर मुझे पता लगा मेरे कलीग से कि बंसल क्लासेस कोटा में ओपनिंग्स निकली हैं। तो मुझे सिग्नल मिला, मेरे अंदर ये हमेशा से पॉइंट था कि आई ऑलवेज यूज टू कैच सिग्नल कि यार नेक्स्ट सिग्नल कहाँ है, भगवान कहाँ इंडिकेट कर रहा है कि अब कहाँ जाना चाहिए। तो मुझे सिग्नल मिला कि यार अब कोटा जाना पड़ेगा। मुझे ये था मैं घर के पास रहूँगा, दिल्ली मेरे घर के बड़ा पास है, तो मुझे लगा यार कि बढ़िया रहेगा। लेकिन अब अगर आपको एक्टर बनना है तो जैसे मुंबई जाना होता है, तो आपको अगर एक टॉप फैकल्टी बनना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरा एक ही सपना था कि यार लाइफ का ही इनफैक्ट एक ही सपना था मैं अगर बोलूँ तो, कि मुझे देश का वन ऑफ द टॉप मोस्ट केमिस्ट्री एडुकेटर्स टीचर बनना है। तो मुझे दिख गया उसका रास्ता कि यार मैं चलो कोटा जाता हूँ, और बंसल क्लासेस जहाँ मैं खुद पढ़ा था, चलो यार वहीं चलते हैं। वहीं बंसल क्लासेस में वापस गया। अब बंसल क्लासेस का प्रीमिसेस बहुत बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग वहाँ का एग्ज़ाम देने आए थे टीचिंग में। तो मैंने टेस्ट दिया, वहाँ का डेमो दिया, इंटरव्यू दिया, और फिर मैं होटल में वेट कर रहा था कोटा के। मैं अपने सर के साथ वहाँ पे ये सब प्रोसेस देने गया था, सिलेक्शन प्रोसेस। शाम को कॉल आ गया कि मेरा बंसल क्लासेस में सिलेक्शन हो गया है एज अ फैकल्टी। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई। मतलब आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं दोबारा वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं कभी पढ़ा था। तो आई वाज सो हैप्पी। उसके साथ साथ एक कमाल की बात एक और हुई। जो मेरे साथ सर आए हुए थे उनका वाइब्रेंट एकेडमी में कनेक्ट था। वाइब्रेंट एकेडमी का बैकग्राउंड मैं बता दूं, इसमें बंसल क्लासेस के जो डायरेक्टर्स थे, जो बंसल क्लासेस में HODs थे, उन्होंने 2009 में हटके वाइब्रेंट एकेडमी बनाया था, 7 डायरेक्टर्स। और ये वही टीचर्स थे जो प्राइमरीली ज़्यादातर टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था उस समय पे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2006 में बंसल क्लासेस में। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशन था कि यार अगर मुझे इनके साथ पढ़ाने का मौका मिले तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। सीधा गॉड लेवल टीचर्स, बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ाऊंगा तो जैसे ही आपको संगति मिलती है वैसे ही आप हो जाते हो। ये सत्य है ना। तो फिर उनका सर का कनेक्ट वाइब्रेंट एकेडमी में मिल गया। तो अगले दिन मैं वाइब्रेंट एकेडमी भी प्रोसेस देने चला गया। वहाँ मुझे मेरे जो सर हैं, फेवरेट सर गुरुदेव MSc सर मिले, महेंद्र सिंह चौहान सर। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। होना तय ही था क्योंकि सर से ही पढ़ा था, तो मुझे पता था कि किस तरह के सवाल वो पूछेंगे। तो मेरा टेस्ट भी अच्छा गया, डेमो भी अच्छा गया। अब मुझे चूज़ करना था दोनों में कहाँ ज्वाइन करना। तो फाइनली आई ज्वाइन वाइब्रेंट एकेडमी। फिर फाइनली कोटा में शिफ्ट हो गया।
कोटा शिफ्ट हुआ, पेरेंट्स के साथ आया और वहाँ पे फ्लैट लिया और फिर पूरे जोश में कि अब तो मैं दुनिया को कॉन्कर कर लूँगा। अब नॉर्मली जर्नी ऐसी होती है कि पहले आप डाउट फैकल्टी के रूप में कोटा में पढ़ाते हो और फिर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको मेन बैचेस दिए जाते हैं। और नॉर्मली पहले आपको क्लास 11 के मिलते हैं, फिर आपको 12th के मिलते हैं और रिपीटर के बैचेस यानी 13 के बैचेस ना कोटा में सबसे एंड में मिलते हैं, क्योंकि 13 के बच्चे बड़े भूखे शेर की तरह आते हैं, क्योंकि वो पूरे देश में जगह जगह, इमेजिन कोई बच्चा कानपुर में पढ़ रहा था, डिससेटिस्फाई हो रहा है तब जाके कोटा आ रहा है, या महाराष्ट्र में पढ़ रहा था डिससेटिस्फाई हो रहा था तब आ रहा है। तो सारे डिससेटिस्फाइड बच्चे यानी सारी दुखी आत्माएं जब आपके साथ इकट्ठी हो गई, और क्लास में 150 ऐसी दुखी आत्माएं हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक ड्रॉपर रह चुका तो मैं जानता हूँ उनकी स्थिति, कि वो चाहते हैं कि टीचर उनका बिल्कुल परफेक्ट हो। टीचर को मतलब वो जज करेंगे, पहले कुछ दिन जज करेंगे खासतौर पे। तो मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे सर ने सीधा ही चैलेंज दे दिया। उन्होंने मुझको ड्रॉपर बैचेस दे दिए पहले ही साल में। अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब हुआ क्या, मैंने तैयारी करके गया मैं, और पहली क्लास मेरे हिसाब से तो अच्छी गई थी। मुझे लगा था कि हाँ मेरी अच्छी क्लास गई, लगभग क्लास पूरी भरी थी पहली। फिर अगली क्लास में गया। जब मैं अगली क्लास में गया ना बेटा, तो अगली क्लास में लास्ट के 2 बेंच खाली हो गए। मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया, दुखी हो गया मैंने अपने फ्रेंड से पूछा भी, लेकिन क्या ही बताऊं मैं। अगले दिन गया, 2 बेंच और खाली हो गए। डे बाय डे बेंचेस खाली होते रहे और क्लास में कुल मिला के फ्रंट के कुछ बेंचेस पे ही बच्चे बच गए। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था, बिल्कुल शैटर हो गया था कि यार मैं कहाँ आ गया। मैं तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो कोटा में पढ़ा हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगा। मैं रोया भी, काफ़ी दुखी भी हुआ। मैंने डिस्कस भी किया पेरेंट्स से, अपने मेंटर्स से। लेकिन फिर मैंने मन ही मन समझाया कि मेरे को हमेशा ये हैबिट थी कि जब भी ऐसा होता था, दुख तो होता है, दुख तो हमेशा होता था, लेकिन इसको मैंने एज ए चैलेंज लिया। तो हमेशा मैं एज ए चैलेंज ले लेता था कि यार ये चैलेंज है, भगवान की परीक्षा है। अगर मुझे बड़ा करना है, देश का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री फैकल्टी बनाना है, तो मुझे यार ये चैलेंज लेना पड़ेगा। फिर मैंने खुद पे वर्क किया, खुद पे मेहनत की। पूरा साल ऐसे ही गया। पूरे साल ड्रॉपर्स में फीडबैक बिल्कुल अच्छा नहीं रहा और कम ही स्टूडेंट्स क्लास में बैठते थे। इतना दुख होता था कि जो मुझसे पहली वाली क्लास है जिसमें कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, पुराने सीनियर फैकल्टी, उनकी क्लास में तो क्लास खचाखच बड़ी है बड़ी, और जैसे ही मैं आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले बच्चे क्लास से निकल के जा रहे हैं, क्योंकि मतलब उनको किसी और टीचर से पढ़ना है। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है एक टीचर के लिए जब आपकी क्लास से बच्चे निकल के चले जाएं। फिर मैंने पूरे साल मेहनत करी। अब बात आई 2012 की। 2012 में जब दुनिया ख़त्म होने वाली थी ना, डूम्स डे की बात कर रहे थे उस समय। कुछ टीचर्स का ऐसा ओपिनियन होता था कि बच्चों का दिमाग नहीं लगना चाहिए। अगर बच्चों का दिमाग क्लास में लग गया तो समझो फीडबैक खराब हो गया, क्योंकि बच्चों का दिमाग लगा तो इसका मतलब वो सवाल सॉल्व करेंगे नहीं, सवाल सॉल्व होंगे नहीं तो फीडबैक खराब हो जाएगा। यानी वो बहुत सारे टीचर बच्चों को आसान क्वेश्चन ही क्लास में कराते थे ताकि उनका फीडबैक अच्छा रहे। तो इस तरह के की भी बहुत सारे टेक्निक्स टीचर्स यूज़ करते थे और कई सारी थड़ी होती थी। मुझे लगा मेरा भी करियर ख़त्म हो जाएगा 2012 में। मैं भी डर गया था बहुत। क्या हुआ 2012 में? मुझे लगा 2012 में वैसे तो बेटर होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वाइब्रेंट एकेडमी में लगभग 4-5 नए टीचर्स आए जो बहुत ही सीनियर थे मेरे डिपार्टमेंट में। अब सर ने मुझे साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया, बोल दिया कि भाई बेटा तेरे को मैं अब ये बैच तो दे रहा हूँ, अच्छा बैच दे रहा हूँ, लेकिन अगर फीडबैक अच्छा नहीं रहा तो फिर टाटा बाय बाय हो सकता है, टाटा बाय बाय सब खत्म हो सकता है। मेरे लिए चैलेंज भी था, पर अगेन मैं बड़ा डर भी गया था, लेकिन वही मैंने इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लिया। मैं रोज़ क्लासेस होती थी, 4-4 क्लासेस थी 1.5 घंटे की। तो सारा दिन सुबह 2 क्लासेस हैं, शाम को 2 क्लासेस हैं, कभी कभी 3 क्लासेस लगातार। कभी कभी कोटा की गर्मी, आप समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मी, क्लास में 125-150 बच्चा बिल्कुल भरा हुआ है, 200 बच्चा भरा हुआ है, और इतनी ह्यूमिडिटी जिसमें पढ़ाना बहुत ही फिजिकली मेंटली बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग होता है, और क्लास के बाद फिर इतने सारे डाउट्स बच्चों को बताना। अब इसके साथ साथ तैयारी भी करनी है, क्योंकि सारा कंटेंट बिल्कुल टिप्स पे तो हमें है नहीं, इतने साल का एक्सपीरियंस हुआ नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस ही था, और उन टीचर से कम्पीट करना है जो 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं। मैं घर जाके भी मेहनत करता था, घर जाके भी लगा रहता था, खुद के नोट्स बनाता था, क्योंकि मुझे किसी ने सजेशन भी दिया था और खुद से मुझे फील आई थी कि यार जब तक मैं लिख कर नहीं देखूंगा ना, मैं क्लास में अच्छा डिलीवर नहीं कर, तो मैं लिख के खूब सारा लिख के देखता था, सारे नोट्स खुद से बनाता था। उसके अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ता था। मुझे शौक था किताबें पढ़ने का कि यार मैं ऑथेंटिक तभी पढ़ा पाऊंगा कि यार जब मैं बहुत सारी बुक्स से उनका निचोड़ बच्चों को दूं। खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखता था, उनकी वेरियस अप्रोच जो है वो डिसाइड करता था कैसे पढ़ाऊंगा, आज मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा।
तो बड़ा मज़ा आता था उस पूरे प्रोसेस में। हाँ, रात लग जाती थी, रात को कई बार 2-2 बज जाते थे और सुबह पढ़ाना होता था, क्लास होती थी 7 बजे 8 बजे, बड़ा फाइट होती थी। फिर लेकिन सेकेंड ईयर में फॉर्चुनेटली विद ये जो एफर्ट्स थे कहीं ना कहीं काम आए और क्लास में जो बेंचेस थे, जो क्लास थी वो पूरी भरी भरी चलने लग गई। कॉन्फिडेंस आया अंदर ही अंदर कि यार यस आई विल डू इट। और सेकेंड ईयर के एंड तक मतलब फीडबैक वन ऑफ द बेस्ट हो गया था इन द वाइब्रेंट अकेडमी, बहुत अच्छा हो गया था भगवान की दुआ से। एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं गुरुदेव जो है, उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला उस प्रोसेस में। फिर उसके बाद 2013 से लेके 16 एंड तक बहुत सारे हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को टोटल मैंने पढ़ाया। ऑफलाइन में बहुत सारे बैचेस मिले, छोटे मोटे चैलेंजेस आए पर कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं आए। और टीचिंग की फिनिशिंग जो है, जो फ्लो जो है वो बेटर होता रहा। लगभग ऐसा फ्लो आ गया था एक समय पे, मैं आपको बताऊं तो मुझे खुद को फील होता था कि क्लास में जब मैं आ रहा हूं तो आते ही कंटेंट डिलीवर हो रहा है और खट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बच्चों के डाउट्स बहुत ही मिनिमम आ रहे हैं। और अगर कोई आ रहा है तो मुझे पहले से ही पता लग जा रहा है कि ये डाउट को क्या पूछेगा। 150 की क्लास में जब बच्चे ने ऐसे हाथ खड़ा किया तो मुझे पता लग जाता था कि यार ये डाउट इस समय पे अगर इसने पूछा तो क्या पूछा होगा। इस लेवल का फ्लो क्लास में कंटेंट मतलब कोटा में बन जाता है। तो इसीलिए कोटा में अगर कोई टीचर फॉर एग्जांपल 4 साल 5 साल भी बहुत हाई क्वालिटी अच्छे बैचेस पढ़ा लेता है, बहुत सारे बैचेस पढ़ा लेता है, तो भैया मजे हो जाते हैं उसके। मतलब उसकी जो टीचिंग क्वालिटी है वो बहुत बहुत इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड ईयर में एक चैलेंज आया था 2012 में, एक चैलेंज बहुत बड़ा था जिसमें कुछ टीचर्स जो थे सीनियर टीचर्स, उनको बहुत सारे टेक्निक्स पता थे कि बच्चों को रिटेन कैसे करना है, फीडबैक अच्छा कैसे लाना है। अब ये सब तो मुझे पता नहीं था, मैं तो बस पढ़ाने में लगा हुआ था। टी पॉइंट्स आसपास जहाँ पे टीचर्स के कॉन्वर्सेशन का मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, जो थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। मैं एक शॉकिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर्स का जो प्राइमरी डिस्कशन होता था वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होता था, वो प्राइमरीली खुद के बारे में होता था कि भाई सैलरीज के बारे में डिस्कशन होता था, प्राइमरीली कहाँ पे कितना सैलरी पैकेज है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनके बारे में बात होती थी, या फीडबैक के बारे में बात होता था कि इसका फीडबैक कैसा चल रहा है। यानी गॉसिपिंग ज़्यादा होती थी, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ का कम बात होती थी। मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था कि यार टीचर्स जो हैं प्राइमरीली दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। एंड टीचर्स ठीक है खुद के बारे में भी सोचें, लेकिन प्राइमरी रोल आई थिंक एक गुरु का स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। बट ठीक है, हर टीचर एक जैसा नहीं होता। फिर एक ख्वाहिश रह गई थी, बहुत बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चे IITs में निकले, बहुत बच्चे NITs बिट्स पिलानी, लेकिन टॉप बैचेस तो डायरेक्टर्स ही पढ़ाते थे। अब टॉप टीचर, अगर आपको केमिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट टीचर बनना है अक्रॉस द नेशन, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जब आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा JEE मेन में या JEE एडवांस में टॉप 100 में रैंक जरूर लाए, तब आप एक टॉप केमिस्ट्री एजुकेटर कहलाएंगे। यानी बच्चों से टीचर टॉप बनता है, सिर्फ खुद की टीचिंग से अकेले नहीं बनता। अब लाइफ में मुझे ये मान लीजिए बहुत बड़ा ब्रेक मिला। 2017 में मुझे बंसल क्लासेस से अपॉर्चुनिटी मिली कि आप यहाँ आओ, एंड एज अ HOD मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी बंसल क्लासेस में। बंसल सर जिनसे मैं पढ़ा हूँ उनकी गाइडेंस में पढ़ाने का मौका मिला, तो ऑब्वियसली मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अब जब बंसल क्लासेस गया तो मुझे अगेन मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं तो ये टीचर हूँ वो टीचर हूँ, लेकिन वहाँ पे अब मुझे टॉप बैच दे दिया गया। अब वहाँ के चैलेंजेस बहुत अलग लेवल पे थे। वहाँ कुछ टीचर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे जिनकी बजाय मुझे टॉप बैच दे दिया गया था। अब ऑब्वियसली उनको दुख तो होगा, इस बात का झटका तो लगेगा यार किसी भी टीचर को। अगर कोई नया टीचर आए और हम जो पहले से पढ़ा रहे हैं हमसे बेटर टॉप बैच उसको दे दिया गया तो दुख तो उनको होगा। उनकी फीलिंग्स मतलब आई कैन अंडरस्टैंड रियली वेल। पर लेकिन ये फीलिंग्स बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है। वहाँ पे टीचर्स में इन जनरल जो मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे इतना नेक्स्ट लेवल पॉलिटिक्स का मैं थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ। क्या किया जाता था, मुझे जो पता भी लगा कि बच्चे जो है ना आपके बैच के, उनके नोट्स जो है दूसरे टीचर मंगा लेते हैं, जो आपके नोट्स को पहले पूरा स्कैन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कहीं कोई पॉइंट मिसिंग था या कोई टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो था वो मिस था। अब वो गैप्स आइडेंटिफाई करके वो क्या करते हैं, बच्चों को पोलराइज करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि यार तुम्हें तो यही नहीं पढ़ा गया, तुम्हें तो ये भी नहीं कराया गया, और कोशिश करते हैं उस टीचर्स से रिलेटेड कंप्लेंट्स जो है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचे। या उसके अलावा टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जो दूसरे टीचर ने जिस तरह के एग्जाम्पल कराए ना हो। अब टेस्ट में बच्चे का अगर मार्क्स खराब आए तो चाहे आपने कितना भी बढ़िया पढ़ाया, अगर उसके मार्क्स नहीं आए तो सोचेगा भैया मेरे को तो पढ़ाया नहीं इस तरह का, मुझे तो इस तरह के एग्जाम्पल कराए नहीं, लेकिन ये दूसरे बैच के बच्चे तो कर पा रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस पहले 4 महीने इतने, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं डर गया कि यार कैसे होगा। लेकिन फिर अगेन मैंने सोचा अगेन यार यही चैलेंज है मेरे लिए, तो मैंने खुद हर किताब, हर सवाल
उन बच्चों के लिए। जो बैच मुझे मिला था वहाँ का टॉप बैच, उसमें लगभग 25-30 स्टूडेंट्स थे, ए स्टार बैच था वो। और उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जेई एडवांस में टॉप 100 में रैंक्स तो आएंगी, जेई मेन में भी आएंगी, एंड बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। तो उनके लिए मैं इतना तैयार होके जाता था, इतनी तैयारी करके जाता था, ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से पढ़ाना मैंने शुरू किया है। तो मेरा जो कंटेंट का लेवल था वो बहुत बढ़ता गया। और ये जो चैलेंजेस बीच बीच में आए, इनको मैंने ओवरकम किया फाइनली। इसका फल जो मिला, ये चैलेंज लगभग 1 साल रहा। 2017 से 18 सेशन में 1 साल बहुत चैलेंज रहा। 2019 में फाइनली जब मेरे बच्चों ने, ये जो ए स्टार के बैच के बच्चे थे, इन्होंने जब जेई दिया, तो इसमें सभी बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। सभी बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, जिसमें ज़्यादातर टॉप आईआईटीज़ में गए। और जो मेरा एक स्टूडेंट है प्रखर जगवानी, इसने जेई मेन में टॉप किया। जेई मेन में 100% इसको मिला, एंड जेई एडवांस में भी टॉप 100 में रैंक उसका आया। ये सतवत जगवानी का ब्रदर था, जिसकी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। अब इन बच्चों को पढ़ाने का जो सौभाग्य प्रभु ने दिया, भगवान ने दिया, मैं जानता हूँ, मैं आई एम अ बिग बिलीवर, तो जो सारा अपॉर्चुनिटीज़ दी टू टीच द बेस्ट किड्स इन द नेशन, वो टीचर को वही बनाते हैं। तो ये सपना जो मैंने देखा था, स्टार्ट हुआ था एक तरह से 2006 से, 13 साल में यानी 2019 में ये सपना फाइनली पूरा हुआ, जब आपके स्टूडेंट्स ने ऐसा परफॉर्म किया। तो ये जो जर्नी थी बंसल क्लासेस से शुरू हुई थी और बंसल क्लासेस पे ही ख़त्म हुई थी। एंड इस जर्नी से जो बिगेस्ट टेक अवेज ये हैं कि पहली चीज़ तो आप जो भी सपना देखते हो, आप बड़े सपने देखो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन बड़ा सपना वही देखो जिसमें आपका असल में पैशन है, असल में इंटरेस्ट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो दुनिया को देख के सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए इंस्पायर होते हो, वो वर्क नहीं करेगा। तो अपना पैशन पहचानो और उस पैशन को आप एक्सप्लोर करो, और अगर आपको दिशा मिल गई, आपको मज़ा आ गया, तो दैट वर्क्स फॉर यू। तो मैंने जो चुना, अगर मैं रैट रेस में जाता, अगर मैं नॉर्मल टीचिंग फील्ड में ना जाके किसी और फील्ड में जाता, शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो जो आपके लिए लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम्ड है आपके लिए, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, वो आपको सिग्नल्स पहचानने होंगे। आप सिर्फ रैट रेस में मत फंसिएगा कि ट्रेंड क्या है, सिर्फ ट्रेंड्स के चक्कर में मत पड़िए। आप किस चीज़ के लिए बने, आपको किस में मतलब फील आ रही है, इमोशन आ रहा है लंबे समय तक, दैट वर्क्स फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका सपना बड़ा है तो वो अचीव तो होगा, लेकिन उसके बीच बीच में आपको चैलेंजेस आएंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं। और जितना बड़ा सपना है, याद रखना, उतने ही बड़े सेटबैक्स आपको मिलेंगे। अब जब भी आपको सेटबैक्स मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना कि उसको नेगेटिव मत लेना, रोना चिल्लाना कुछ करना, लेकिन उठना जरूर, है ना। गिरने में दिक्कत नहीं है, फर्क पता है किस बात से पड़ता है कि आप कितना जल्दी उठ के कितना स्ट्रांगली कम बैक करते हो। विनर्स और लूजर्स में यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। जो विनर्स होते हैं ना, वो बार बार गिर के उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जो लूजर है वहीं पे पड़ा रहता है, दुखी रहता है, बेचारा बन जाता है, एंग्जाइटी में आ जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो ये लेसन्स आपको जो है लगातार सीखते रहने हैं। और जो पूरी लाइफ है, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज लिसन। हमारे आसपास देखो, जब भी कोई सेटबैक आए, कोई भी नेगेटिव चीज आए, या कोई भी क्रिटिकल फीडबैक आपको अपने बारे में मिले, तो उससे अपनी ईगो पे मत लेना, उससे समझना कि आपको अपने में क्या इंप्रूव करना है। तो कई बार हमें लगता है कि यार मैं तो परफेक्ट बन गया, अब अपुनिच भगवान है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। आपको अपनी औकात जो है भगवान बार बार दिखाएंगे बीच बीच में कि आप में क्या क्या कमियां हैं, और उनको ज़रूर देखो, उनका मनन करो, पहचानो कि मैं उनको अपनी शक्ति कैसे बनाऊं, एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, है ना। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपसे मिलता हूं अगली स्टोरी में, होपिंग दैट इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।